रंग खेलना है तो रंग खेलो, खाली हमरा नहीं लगाना। ठीक है, हमरा अबीर से एलर्जी हो जाता है, 5 दिन तक उठ नहीं पाते हैं, फिर 5 दिन तुम्हारा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। रंग से तब एक महीना नहीं उठते, रंग तो भूल के भी नहीं पढ़ाना। सुनो बुआ, हम लोग ना इससे पहले संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। रिकॉर्डिंग हो रहा है बुआ? हो रहा होगा। हम लोग इससे पहले संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। संसाधनों के वर्गीकरण में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे बताओ तो? सबसे पहले हम लोग किस आधार पर पढ़े थे? संसा, अब वीडियो में दिखाई देता है ना? दिखाई देगा अब, ना दिखाई देगा तो इनहेंस कर लेना वीडियो क्वालिटी को। सबसे पहले किसके आधार पर देखे थे बुआ? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे कितना प्रकार का था? कौन कौन? वैसे वीडियो में तुम लोग को कुछ मेरे अलावे तुम लोग का कोई आवाज नहीं सुनाई देता होगा, ऐसा लगता होगा कि पूरा क्लास शांत है। सुना है? तो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन हुआ? जैव, अजैव। उसके बाद क्या पढ़े थे? परीक्षा तुम लोगों का याद हम करेंगे। यस सर, ना यस सर। तो बताओ उपयोगिता के आधार पर कौन कौन था? नवी, बताओ हमारे क्लास के लड़का सब कोयला को नवीकरणीय में मारता है। सोचो कि वो किस लेवल का तैयारी कर रहा है। अभी अनवीकरणीय तो हुआ उपयोगिता के आधार पे। और बाद पढ़े थे स्वामित्व के आधार पे। क्या पढ़े थे? स्वामित्व। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक। स्वामित्व के आधार पर क्या क्या पढ़े थे बताओ तो? 4 गो था इसमें। सबसे पहले क्या था? व्यक्तिगत, सब में संसाधन लिखेंगे, छोड़ दिए हैं। दूसरा कौन था? सामुदायिक। सामुदायिक मतलब पूरे समुदाय का, दायिक, सामुदायिक। और क्या पढ़े थे बाबा? तीसरा राष्ट्रीय। और लास्ट एक क्या पढ़े थे? अंतरराष्ट्रीय तक पढ़ लिए थे। आज क्या पढ़ना है हम लोगों को? अब किसके आधार पर पढ़ना है? एक वर्गीकरण बचा हुआ है ना? क्या चीज के आधार पे है? विकास के आधार पे। कै गो होता है? 4 गो। विकास के कौन कौन संभाव्य है? विकास के आधार पे तुम्हारा कौन कौन है? संभाव्य है, उसके बाद विकसित है, उसका संचित कोश है, और उसके बाद कौन है? विकसित हो गया, उसके बाद संचित, आएगो कौन हो गया? भंडार। ये ना 4 गो है। तो इसमें से 3 गो पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना? बताओ तो तुम में से कोई बता सकता है कि राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संपदा क्या होती है? किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आने वाली समस्त संसाधन, चाहे वह व्यक्तिगत संसाधन हो या सामुदायिक संसाधन हो या इससे परे कोई और हो, वह क्या होता है? राष्ट्रीय संपदा। और महासागर में तट रेखा से कितने किलोमीटर तक वह राष्ट्रीय संपदा होती है? 200 किलोमीटर तक नहीं होता है। वो तो आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र हो गया ना। वो तो आर्थिक, वहां जो भी संसाधन है उसका विदोहन वही देश कर सकता है जिसका वह आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र है। लेकिन 12 समुद्री मील तक, समुद्री मील में बात करो 19.2 नहीं होगा, 22.2 होगा। वो किताब में गलत देख के रखा है, भारतीय भवन में भी है, भारतीय भवन में भी गलत देख के रखा है, और तुम्हारा ब्रिलियंट में भी गलत देख के रखा है। ठीक है, और तुम्हारा बिहार टेक्स्ट बुक जो तुम लोगों के पास है उसमें कितना दे के रखा है? उसमें समुद्री मील में दे के रखा है, लेकिन डाटा इसमें भी गलत है। अब बिहार टेक्स्ट बुक तो पूरे के पूरे इतना गलती डाटा दे के रखा है। एक तो बोलता है मानक बुक है, दूसरी ओर ऐसा लगता है कि दारू पी के होली के दिन छापा था, है ना? उसमें देखो अभी चल रहा है 2025,
डाटा तुमको ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, उसमें जितना डेटा दे के रखा है वो लगता है 2002-2001 का दे के रखा है। तब से बहुत कुछ बदल गया, उसको वही पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो देखो क्या बता रहे थे वो, विकास के आधार पर संभाव्य है। अच्छा, राष्ट्रीय संसाधन का बात कर रहे थे। किसी भी देश के तट रेखा से 12 समुद्री मील, इसको ना किलोमीटर में बदलोगे 22.2 आएगा, तो वहां तक ना राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। और 200 किलोमीटर तक क्या होता है, क्या होता है, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। कहने का मतलब है अगर वहां पर कल होकर कोई संसाधन प्राप्त होता है, जैसे मुंबई हाई के बारे में बताए थे, तो उस संपत्ति के, उस संपदा के दोहन का अधिकार किसका होगा, उसी देश को होगा जिसका वह आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र है। बता दिए थे। ये भी बताए थे कि मान लो कि जैसे भारत और श्रीलंका का कंडीशन लेते हैं, दोनों पास पास में है, 200 किलोमीटर तक मेरा संपत्ति हो, भारत की संपत्ति हो, तो पूरा श्रीलंका हमारी संपत्ति है। तो हम लोग वहां क्या करते हैं, वहां बफर स्टेट का निर्माण करते हैं। वहां क्या करते हैं, आपस में बैठ के यह निर्धारित कर लेते हैं कि कहां तक आपका है और कहां तक मेरा है, बफर जोन बनाते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये सब हम पढ़ा दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे संभाव्य संसाधन। देखो संभाव्य संसाधन क्या, नाम से ही स्पष्ट है कि यह बस यह क्या है, संभावित है कि यह किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद है। संभावित है कि यह किसी क्षेत्र विशेष में क्या है। अब उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है। ठीक है, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, उसकी मात्रा कितनी है, वह कितनी मात्रा में है, किस क्वालिटी का है, कितनी मात्रा में है, इस सब का निर्धारण संभव है ये नहीं है, बस हम तो संभावना जता रहे हैं। जैसे हिमालयी क्षेत्र में अगर बाकी सारे माउंटेन पे, बाकी सारे चट्टानों में खनिज संपदा है, कौन खनिज संपदा है, तुम्हारा धात्विक भी है, अधात्विक भी है, तो निश्चित रूप से जब उतना बड़ा पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी है, तो उसमें भी होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसमें भी होगा, लेकिन उसमें क्या क्या है ये नहीं जानते हैं, कितना है ये नहीं जानते हैं, किस क्वालिटी का हो सकता है ये नहीं जानते हैं। ठीक है, वह दुर्गम क्षेत्र है, बस वहां संभावना है कि होगा, न तो उसके गुणवत्ता के बारे में बता सकते हैं, न उसके मात्रा के बारे में बता सकते हैं। समझ में आ रहा है? इवन उसका कि सर्वेक्षण भी नहीं हो पाया है, दुर्गम क्षेत्र है। तो ये हो गया संभाव्य संसाधन, जो किसी क्षेत्र विशेष में होने की संभावना है। अब दूसरा आता है विकसित संसाधन। दूसरा कौन आता है? अच्छा, संभाव्य के बारे में बतावे। गुजरात में और राजस्थान में बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहां पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है, लेकिन वहां पर लगाया नहीं गया है। बात समझ में आ रहा है? वैसे गुजरात के भुज में बहुत पुराना डाटा है, इससे बहुत आगे, इससे बाद का डाटा सब आ गया, लेकिन तुम्हारे बुक में एक डाटा होगा, देखो वहां पर गुजरात के भुज में किस लिए लगाया गया है, सौर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है। बहुत पुराना डाटा है। जो वर्तमान सरकार है वह ना इससे बड़ी बड़ी संयंत्र लगा चुकी है, सौर संयंत्र। ठीक है, क्या दिया, सौर ऊर्जा का दिया है ना। गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया गया है। लेकिन हम फिर से कहते हैं, तुम इससे बहुत अलग अलग डाटा आ चुका है। अब एग्जाम में तुम क्या लिखोगे, जो तुम्हारे बुक में वो लिखना, जो तुम्हारे बुक में है वही लिखना। क्या बोले, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यह संभाव्य संसाधन हुआ। अब विकसित संसाधन किसको कहते हैं? विकसित संसाधन वह है जिसका सर्वेक्षण हो चुका है। सर्वेक्षण मतलब हुआ, जैसे हमको पता चला कि बिहार में यह संसाधन है, तो सरकार सबसे पहले उसका सर्वेक्षण कराएगी कि बात सही भी है कि गलत है, पता लगाएगी, वहां पर भेजेगी। ठीक है, भूगर्भ शास्त्री लोगों को भेजेगी सरकार, तो लोग जाके सर्वेक्षण करेंगे कि है तो कितना है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी मात्रा क्या है। संसाधन का सबसे पहले क्या होता है, सर्वेक्षण होता है। सर्वेक्षण मतलब यह निर्धारित करना कि वह उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है और वो कितनी मात्रा में है। तो विकसित संसाधन में वह संसाधन आता है जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, जिसका क्या हो चुका है, गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, मात्रा का निर्धारण हो चुका है
और वर्तमान में हम उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। क्या क्या बोले? संभाव्य संसाधन क्या हुआ कि बस एक संभावना है कि किसी विशेष क्षेत्र में यह मौजूद है, ना तो उसका गुणवत्ता पता है ना उसकी मात्रा पता है। और तुमको विकसित संसाधन क्या हुआ? जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, सर्वेक्षण के पश्चात उसके गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, उसकी मात्रा का निर्धारण हो चुका है। गुणवत्ता समझ में आता है? क्वालिटी। जैसे कोयले की बात करें तो कोयले की सर्वोत्तम क्वालिटी, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला क्वालिटी, गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। ए फॉर एंथ्रासाइट, ए फॉर सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला है आपका एंथ्रासाइट। और उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, और सबसे घटिया क्वालिटी का पीट है। ये चारों के चारों एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, चारों के चारों कोयला के प्रकार है। ठीक है, तो ये आगे पढ़ना भी है। तो सर्वेक्षण हो चुका है, गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, गुणवत्ता निर्धारित हो चुका है। और क्या हो चुका है बताओ? क्या बोले? मात्रा का निर्धारण हो चुका है कि कितनी मात्रा है, मात्रा का निर्धारण हो चुका है। और उपलब्ध तकनीक के आधार पे, उपलब्ध तकनीक के आधार पे, टेक्नोलॉजी के आधार पे, प्रौद्योगिकी के आधार पे वर्तमान में हम उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? जितने संसाधन का हम प्रयोग कर रहे हैं सब इसी में आएगा। मुंबई हाई इसी में आएगा। असम के नहर कटिया में जो है पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम क्या है? तेल का कुआं है जहां से तेल निकालते हैं, ऑयल रिग है। ठीक है, वह विकसित में आ जाएगा। झारखंड में जहां से कोयला निकाला जा रहा है वो किस में आएगा? तो विकसित में आएगा, जिसका प्रयोग वर्तमान में किया जा रहा है। इसको यूज करने का टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, इसका उपयोग किया जा रहा है देश के विकास के लिए। ये दुगो के है, संभाव्य और विकसित। संभाव्य में बस संभावना है कि किसी विशेष क्षेत्र में होगी। विकसित का क्या क्या हो चुका है? सर्वेक्षण हो चुका है, गुणवत्ता निर्धारण हो चुका है, मात्रा का निर्धारण हो चुका है, और उपलब्ध तकनीक के आधार पे वर्तमान में उसका प्रयोग किया जा रहा है। अब आता है संचित कोष। देखो संचित संसाधन क्या होता है, इन दोनों तुमको मिलता जुलता लगेगा। इसका न तो गुणवत्ता निर्धारण हुआ है, न सर्वेक्षण हुआ है, न मात्रा निर्धारण हुआ है। संचित में वह आता है ना जो संसाधन तो है, हमारी आवश्यकताओं की भी पूरी कर सकता, आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसा वर्तमान में हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके द्वारा हम इसको इजीली यूज कर सके। ठीक है, ये संसाधन भी है, हमारी आवश्यकता को पूरा भी कर सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई तकनीक नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई प्रौद्योगिकी नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका प्रयोग करके और उसका क्या करें, उस संसाधन का यूज करें। तो यह हम मान लिए कि संचित है। जब फ्यूचर में ना भविष्य में टेक्नोलॉजी डेवलप होगा, टेक्नोलॉजी समझते हो, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, पहले टेलीफोन हुआ करता था, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो मोबाइल बना। मोबाइल मतलब होता है चलता फिरता, तो ये मोबाइल फोन है, मोबाइल नहीं है, चलता फिरता फोन है, चलता फिरता फोन है। तब मोबाइल फोन बना बड़ा बड़ा, फिर छोटा होते होते इतना छोटा आ गया कि एक मूंग के दाना के बराबर आता है, कान में लगा लो। हालांकि उसका जो रिसीवर होता है ना वो इतना बड़ा होता है। ठीक है, एक इरेजर में आ जाए, इरेजर के समान होता है। छोटा से छोटा मोबाइल आ गया ना तो इतना छोटा हो गया टेक्नोलॉजी डेवलप होते होते। पहले येलो बल्ब जलता था 100 वाट का, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, आज हम लोग 9 वाट का वो जलाते हैं, 9 वाट का जलाते हैं ना, तो ये टेक्नोलॉजी का देन है, तकनीक का विकास हुआ। तो फ्यूचर में जब तकनीक का विकास होगा तो ये जो संचित संसाधन है ना उसका उपयोग होगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखो जल किससे बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। और तुमको पता है कि हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा ईंधन है, हाइड्रोजन जो है एक बहुत ही अच्छा ईंधन है। ठीक है, लेकिन अच्छा उसके बाद धरती के 71%, पृथ्वी पर कितना परसेंट पर? 71%, लगभग 3/4 भाग पे या 2/3 भाग पे, लगभग में बोलेंगे 2/3 बोलता है, कहीं कहीं 3/4, एक्यूरेट 71% भूभाग पे क्या है? जल उपलब्ध है। तो अगर हमारे पास ऐसा तकनीक आ जाए
कि हम जल में से हाइड्रोजन को तोड़ के अलग कर ले। अभी है तकनीक, लेकिन उपलब्ध तकनीक के आधार पे यह जनप्रिय नहीं हो सकता है। अभी हमारे पास जो प्रोसेस है ना वो बहुत खर्चीला प्रोसेस है, इसलिए अब तो खैर विकास हो रहा है धीरे धीरे। अभी टाटा निकाला है ना 2-4 दिन पहले हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक, हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन तक बना लिया गया है। हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन है, इसमें अपार संभावना है ईंधन का, बहुत अच्छा ईंधन है यह। जो जलने पर केवल जलवाष्प उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न नहीं करता है। मतलब यह 100% क्या है, क्लीन एनर्जी है। लेकिन हमारे पास वर्तमान में जो तकनीक उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उसका यूज करके हम इसको व्यापक स्तर पे इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो तकनीक का विकास होगा, जब तकनीक का विकास होगा तो उसका यूज होगा, किसका, संचित का। अब आता है भंडार। भंडार जो है वो संचित का ही हिस्सा है। भंडार में कौन आएगा, वह संसाधन जिसको उपलब्ध तकनीक के आधार पे उपयोग में लाया जा सकता है। इसका क्या है, हमारे पास तकनीक नहीं है, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी बनेगा तो हम यूज करेंगे। इसका क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम यूज भी कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है। तो आप कहोगे ऐसा क्या है, बताओ। एक नदी पे डैम बना करके जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं ना, बना सकते हैं ना। देश में नदी की कमी नहीं है, हर कुछ किलोमीटर पर, मान लो 50-100 किलोमीटर पे हम डैम बना सकते हैं ना। एक ही नदी पे बहुत सारा डैम बना सकते हैं, लेकिन क्या डैम का विकास, बांध का विकास पूरी तरह से हुआ है, नहीं हुआ है। जल विद्युत पर आज भी हम ज्यादा आश्रित नहीं है, लेकिन हम फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगा तो नदी पे बांध बनाएंगे और जो जल आएगा उसको रोकेंगे, फिर उसके स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलेंगे, उससे डैनमो के टरबाइन को घुमाएंगे, पहले टरबाइन को घुमाएंगे, टरबाइन की मदद से डैनमो के शाफ्ट को घुमाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे पास डैम बनाने की तकनीक है, उपलब्ध तकनीक के आधार पर हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन यूज कर नहीं रहे हैं। समझ में आ गया। संभाव्य संसाधन क्या हुआ, जो किसी क्षेत्र विशेष में होने की संभावना है, ना तो उसका सर्वेक्षण हुआ है, ना गुणवत्ता का निर्धारण हुआ है, ना मात्रा का निर्धारण हुआ है। अगर ये तीनों हो गया है तो कौन संसाधन है, विकसित। संचित क्या हुआ, उपलब्ध तकनीक के आधार पर उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, थोड़ा बहुत करते हैं, व्यापक स्तर पर उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आता है भंडार। उपलब्ध तकनीक के आधार पर उसका उपयोग किया जा सकता है लेकिन कर नहीं रहे हैं। यही था तुम्हारा संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, टाइम कितना हुआ है, 5 मिनट और पढ़ा लेते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है बुआ, संसाधनों का वर्गीकरण हो गया ना। अब आता है संसाधन नियोजन। अब टॉपिक क्या है, संसाधन नियोजन क्या है, कोई बताओगे। संसाधन नियोजन कोई बता सकते हो। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही कहलाता है संसाधन नियोजन। अब कहोगे संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग क्या है, विवेकपूर्ण कहने का क्या मतलब है, विवेकपूर्ण कहने का क्या मतलब है। जैसे तुम रूम से बाहर जा रहे हो, लाइट का कोई काम नहीं है, फैन का कोई काम नहीं, तो ऑफ कर दो। हम लोग क्या करते हैं, रूम से बाहर जाते हैं, सोचते 5 मिनट में तो वापस आ ही जाएंगे, लाइट को जलते छोड़ देते हैं। सोने जाते हैं तो लाइट को जलते छोड़ देते हैं। शहर में क्या है, लोग ब्रश करता है तो जितना देर ब्रश करेगा ना, बेसिन के नल को खोल के छोड़ देगा, पानी बह रहा है, वो ब्रश कर रहा है। तो इस संसाधनों का क्या हो रहा है, संसाधनों की बर्बादी हो रही है। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही कहलाता है संसाधन नियोजन। अब संसाधन नियोजन के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, संसाधन नियोजन के लिए अगर इसका टॉपिक हम तुमको बतावे तो संसाधन नियोजन समझ में आ गया। ठीक है, और इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती जो खड़ा है ना हम लोगों के सामने, कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हम कैसे करें। संसाधनों के नियोजन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीका से उपयोग कैसे करें। ठीक है, और हम इसकी संसाधन नियोजन की पहली प्राथमिकता क्या है, संसाधन के नियोजन की पहली प्राथमिकता क्या है, पहली प्राथमिकता है सर्वमान्य रणनीति बनाना। संसाधन के नियोजन हेतु, संसाधन के विवेकपूर्ण तरीके से नियोजन हेतु सर्वमान्य रणनीति बनाना। नहीं समझ में आया होगा,
जैसे मान लो कि हम पढ़ा रहे हैं, शोर हो रहा है, तो हम बोले, जैसे इसको छोड़ो, दूसरा देखो। मान लो कोई बच्चा कह रहा है कि सर पंखा बंद कर दीजिए, तो आधा बच्चा कह रहा है कि बंद कर दीजिए, आधा बच्चा कह रहा है ना सर चलने दीजिए। तो सर्वमान्य रणनीति क्या हुआ? जब सारे बच्चा एग्री हो जाए कि या तो बंद कर दीजिए या चलने दीजिए, तो सर्वमान्य रणनीति हुआ। तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सर्वमान्य रणनीति तैयार करना, यह पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की पहली प्राथमिकता है। और संसाधन नियोजन की चुनौती क्या बताए तुमको? विवेकपूर्ण, कैसे संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किस प्रकार से किया जाए, वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। अब आता है भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ें।